Bismillahirrahmanirrahim. Now we are continuing our another lecture on the thyroid disease, and what we were discussing the hypothyroidism, and now we will discuss the therapeutic agents used for the treatment of hypothyroidism. What are the treatment options available? We can see here table 47.5. Table 47.5 says here thyroid replacement preparations. We have desiccated thyroid preparation, thyroid USP, thyroid strong armor, thyroid and thyrar SPT. It is a low cost medication, and disadvantage of this preparation is that some preparations have unpredictable results and inconsistent T3 T4 ratio. T3 increases the adverse effect. This is the disadvantage. Comments contains T3. Some brands are standardized by iodine content. Source porcine, pork, bovine and ovine thyroid glands. इसके अलावा जो अनदर प्रिपरेशन विच इज़ अवेलेबल लायोथायरोनिन. एडवांटेज क्या है इसका? प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स, यूजफुल फॉर मिक्सिडीमा क्राइसिस, स्टैंडर्डाइज फार्मूलेशन. डिसएडवांटेज इसका लैक्स T4. और कमेंट्स क्या हैं? यूजुअली रिजर्व फॉर मिक्सिडीमा क्राइसिस. सोर्स क्या है? सिंथेटिक एजेंट है, यानी सिंथेटिकली प्रिपेयर की जाती है. इसके अलावा लायोट्रिक्स है, स्टैंडर्डाइज फार्मूलेशन. T3 इंक्रीज द एडवर्स इफेक्ट्स. ठीक है. डिसएडवांटेज क्या है? स्टैंडर्डाइज फार्मूलेशन है. डिसएडवांटेज क्या है? T3 है विच इंक्रीजेज द एडवर्स इफेक्ट एंड एक्सपेंसिव है. फिक्स T3 T4 रेशो 1:4 मेटाबॉलिज्म ऑफ T3 T4 रेंडर T3 कंपोनेंट अननेसेसरी, क्योंकि T4 टू T3 जो है वो मेटाबॉलिज्म होता है. T4 से ऑलरेडी T3 बनता है, तो इसमें T3 की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल है. अब क्या करें, ये इसका ये डिसएडवांटेज है. सिंथेटिक है ये भी. इसके अलावा लीवोथायरॉक्सिन, दिस इज़ द बेस्ट प्रिपरेशन. एडवांटेज क्या है? प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स. इंट्रावेनस प्रिपरेशंस आल्सो अवेलेबल. डिसएडवांटेज क्या है? ओनली थिंग इट इज़ एक्सपेंसिव, और आज के दौर में ये एक्सपेंसिव भी नहीं रही है, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है. कमेंट्स क्या है? एजेंट ऑफ चॉइस डज नॉट कंटेन T3. इसमें T3 नहीं होता. ऑल प्रिपरेशन में बी इंटरचेंजेबल. तमाम इसकी जो प्रिपरेशन है मार्केट में ब्रांड्स अवेलेबल हैं, आपस में इंटरचेंजेबल है. ये भी सिंथेटिक प्रिपरेशन है. नाउ यही प्रिपरेशन जो डेसिकेटेड है, लायोथायरोनिन है, लायोट्रिक्स है और लीवोथायरॉक्सिन, वी विल डिस्कस इन डिटेल. डेसिकेटेड थायराइड प्रिपरेशंस. एट वन टाइम द एजेंट ऑफ चॉइस, पहले ये एजेंट ऑफ चॉइस था. Desiccated thyroid has fallen out of favor since standardized synthetic levothyroxine preparation have become available. उसके बाद फिर इसका इस्तेमाल कम होता चला गया जब से स्टैंडर्डाइज लीवोथायरॉक्सिन प्रिपरेशन अवेलेबल हो गई. डेसिकेटेड थायराइड प्रिपरेशन आर नॉट कंसिडर्ड बायोइक्वेलेंट. दूसरा ये कि इसकी जो प्रिपरेशंस हैं आपस में बायोइक्वेलेंट नहीं है. दे हैव एविडेंस्ड वेरिंग अमाउंट ऑफ एक्टिव सब्सटेंसेस, और इसी वजह से क्योंकि बायोइक्वेलेंट नहीं है तो फिर एक्टिव जो सब्सटेंस है उनका अमाउंट जो है वो वेरी करता है. ऑल्दो दे मेट एस्टेब्लिश यूनाइटेड स्टेट्स और USP क्राइटेरिया फॉर आयोडीन कंटेंट, वेरिएशन इन हार्मोनल कंटेंट एंड एक्टिविटी वाज नोटेड. आयोडीन की बेस पर इसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, इसकी डोज इस्टेब्लिश की जाती है, लेकिन बहरहाल हार्मोन लेवल और एक्टिविटी लेवल बॉडी में यानी इन वीवो जो है एक्टिविटी डिफरेंट देखी गई है डिफरेंट प्रिपरेशन की. The content assay which is specific for iodine was unable to specify the ratio of T3 to T4 and this ratio varies from animal sources. और animal to animal जो हम मुख्तलिफ sources से इसको हासिल कर रहे हैं, पोर्क, बोवाइन या ओवाइन से, उनमें T3 T4 ratio वेरी करता है. सो भले iodine content सेम हो. Porcine gland preparation are most commonly used and have higher T3 T4 ratio than those from ovine and bovine. पोर्क ओरिजिन की सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती है, जिसमें T3 T रेशो हाई है कंपेयर टू ओवाइन एंड बोवाइन सोर्स. अब मसला ये है कि पोर्साइन जो है यानी पोर्क ओरिजिन की जो ये प्रिपरेशन है ये हम यूज़ नहीं कर सकते बीइंग ए मुस्लिम, क्योंकि पोर्क जो है वो हमारे यहाँ हराम है. सो नाउ फिक्स रेशो लायोट्रिक्स प्रिपरेशन, यानी हम इसको जो है वो अवॉइड करेंगे पोर्क ओरिजिन की प्रिपरेशन को. अच्छा, इसके बाद है हमारे पास फिक्स रेशो लायोट्रिक्स प्रिपरेशन, जो हमारी ये जो सेकेंड प्रिपरेशन है लायोट्रिक्स थायरोलर. इन एन इफेक्ट ऑफ टू स्टैंडर्डाइज T3 to T4 रेशो, सब्सटेंसेज दैट है मिमिक
ग्लैंडुलर कंटेंट वर डेवलप, तो इसमें ऐसे डेवलप किए गए जो मिमिक करते हैं ग्लैंडुलर कंटेंट को. However, the T3 component proved unnecessary. Why? Because T3 is metabolized, T4 is metabolized to T4. अब T3 की ज़रूरत क्या है प्रिपरेशन में? क्योंकि बॉडी में जाके T4 जो है वो डीआयोडिनेज एंजाइम से खुद ही कन्वर्ट हो जाता है T3 में, तो ये इसका डिसएडवांटेज है. एंड T3 इंड्यूसेस द एडवर्स इफेक्ट लाइक ट्रेमर, हेडेक, पैल्पिटेशन, डायरिया. और T3 ज़्यादातर ये जो थायरॉक्सिन प्रिपरेशन के एडवर्स इफेक्ट होते हैं, लाइक ट्रेमर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, पैल्पिटेशन या डायरिया, वो आमतौर पे T3 की वजह से हो रहे होते हैं. लीवोथायरॉक्सिन की बात करें जो सबसे लास्ट प्रिपरेशन है. प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स ऑफ सिंथेटिक T4 प्रिपरेशन एंड लैक T3 इंड्यूस साइड इफेक्ट्स हैव मेड लीवोथायरॉक्सिन द एजेंट ऑफ चॉइस. अब क्योंकि इसमें T3 नहीं होता तो एडवर्स इफेक्ट में नहीं होते, इसलिए दिस इज बेस्ट preparation and the agent of choice nowadays. Levothyroxine preparations are generally considered bioequivalent despite significant controversy. और इसकी जो डिफरेंट प्रिपरेशन है डिफरेंट कंपनीज की आती हैं उनको बायो इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाता है. However, when switching formulation, it is recommended to monitor the patient closely because there may be some individual variability among formulation. तो फॉर्मुलेशन में थोड़ी बहुत वेरिएबिलिटी हो सकती है, लिहाजा जब भी आप पेशेंट को चेंज करें तो फिर आप जो है वो चेंज करने के बाद जो है वो, जैसा कि फिगर 47.6 में पेशेंट को अगर यानी एक फार्मूलेशन से दूसरी फार्मूलेशन पे ले जा रहे हैं तो ज़रा कुछ अर्से तक पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर कर लें. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने फिगर 47.6 में दिखाया है एल्गोरिदम फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट ऑन लीवोथायरॉक्सिन थेरेपी TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इनिशिएशन ऑफ लीवोथायरॉक्सिन थेरेपी, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कराई, उसके बाद क्या होगा, TSH लेवल आफ्टर मिनिमम ऑफ 6 to 8 वीक्स ऑफ थेरेपी चेक करेंगे. सब नॉर्मल या सप्रेस है मीन्स डोज रिडक्शन. नॉर्मल है फिर क्या करेंगे, TSH फॉलोइंग 6 मंथ्स ऑफ थेरेपी, फिर TSH दोबारा चेक करेंगे 6 महीने के बाद. नॉर्मल है फिर उसके बाद हर एनुअल TSH डिटर्मिनेशन, फिर साल के साल आप चेक करेंगे और जो थायरॉक्सिन चलती रहेगी. अगर एब नॉर्मल है तो फिर देखना पड़ेगा डोज एडजस्टमेंट क्या कर रही है. ठीक है. अच्छा, अगर उसके वही 6 to 8 वीक्स ऑफ थेरेपी के बाद लेवल एलिवेटेड आया है, देन एसेस कंप्लाइंस एंड सिम्टम्स, चेक करें कि अभी भी TSH बढ़ा हुआ क्यों है, क्या पेशेंट खा नहीं रहा दवा प्रॉपरली, कंप्लाइंस का इशू है. एंड कंसिडर थायराइड हार्मोन मेजरमेंट और फ्री T3 और T4 भी लेवल चेक करें. इसके अलावा फिर उसके बाद TSH एलिवेशन माइल्ड है यानी लेस देन 20 मिली इंटरनेशनल पर यूनिट, देन एब्सेंस ऑफ सिस्टम मीन्स नॉर्मल हार्मोन लेवल, देन देयर इज़ नो नीड, जस्ट लीव इट. ठीक है, चलने दें. अभी TSH लेवल सिग्निफिकेंटली हायर, मोर देन 20 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ले रहा. सिम्टम्स भी हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म है, लो थायराइड मीन्स डोज एस्केलेशन यानी अभी डोज मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी और फिर 6 से 8 हफ्ते के बाद फिर TSH हम कराएंगे. ये प्रोटोकॉल फॉलो होगा. अच्छा, द एवरेज एडल्ट मेंटेनेंस डोज इज 75 to 150 माइक्रोग्राम पर डे. ठीक है, एवरेज एडल्ट मेंटेनेंस डोज 75 to 150 माइक्रोग्राम पर डे. द डोज रेंज हैज़ बीन शोन टू बी 1.5 to 1.7 माइक्रोग्राम पर kg पर डे और एन एवरेज ऑफ 1.6 माइक्रोग्राम पर kg पर डे फॉर अदरवाइज हेल्दी एडल्ट्स. लीवोथायरॉक्सिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड प्रीफरेबली ऑन द एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग बिफोर द ब्रेकफास्ट. ठीक है, तो इसकी जो बेस्ट एफिकेसी और रिस्पॉन्स आता है वो एम्प्टी स्टमक में आता है, यानी इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है. एल्डरली एंड क्रॉनिकली इल पेशेंट रिक्वायर एन एवरेज डोज ऑफ 50 to 100 माइक्रोग्राम पर डे, यानी थोड़ी सी जो है वो कम डोज होती है एवरेज एडल्ट मेंटेनेंस डोज से मुकाबले में हेल्दी एडल्ट से. एंड विच इज़ 25 to 50 माइक्रोग्राम लेस दैन अदरवाइज हेल्दी एडल्ट्स. ठीक है, यानी तकरीबन कि जैसे यहाँ पे 25 से 50, क्योंकि ये यहाँ पे ये 100 है यानी 50 कम है और यहाँ पे 25, तो 25 to 50 माइक्रोग्राम डोज लेस दैन द अदर हेल्दी इंडिविजुअल ऑफ द सेम हाइट एंड वेट. अच्छा, एथेरियोटिक प्रेग्नेंट पेशेंट में रिक्वायर 25% to 50% इंक्रीज इन लीवोथायरॉक्सिन डोजेज व्हेन प्रेगनेंसी इज़ कन्फर्म. ठीक है, यानी वो पेशेंट प्रेग्नेंट पेशेंट जिनको प्रेगनेंसी में ज़रूरत पड़ गई
तो फिर उनको जो लीवोथायरॉक्सिन की डोज है वो कितनी देनी है, 25 to 50% इंक्रीज इन लीवोथायरॉक्सिन डोज व्हेन प्रेगनेंसी इज कन्फर्म। ठीक है, यानी प्री प्रेगनेंसी डोज कैन बी री इंस्टेटेड इमीजिएटली आफ्टर द डिलीवरी। यानी ये वो पेशेंट है, प्रेग्नेंट पेशेंट है जो पहले से थायराइड लीवोथायरॉक्सिन ले रहे थे, यानी बिफोर बिकम प्रेग्नेंट। जब वो प्रेग्नेंट हुए तो उनकी 25 से 50% डोज आपने बढ़ा दी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये FDA कैटेगरी ए ड्रग है। FDA कैटेगरी ए ड्रग का मतलब है इट इज़ सेफ टू यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद फिर प्रेगनेंसी जब टर्मिनेट हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो फिर दोबारा उसी डोज पर ले आइए पेशेंट को जिस पर वो प्री प्रेगनेंसी मौजूद था। थायरॉक्सिन लेवल यूजली रिटर्न टू नॉर्मल विद इन ए फ्यू वीक्स। आमतौर पे थायरॉक्सिन लेवल फ्यू वीक्स में नॉर्मल लेवल पे रिटर्न हो जाते हैं। क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट बिगिनस इन 2 वीक्स विद फुल रेजोल्यूशन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म बाय 3 to 6 months ऑफ थेरेपी। ठीक है, क्लिनिकली इम्प्रूवमेंट नज़र आना शुरू हो जाती है 2 हफ्ते के बाद से, लेकिन फुल रेजोल्यूशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स में टाइम लगता है हाइपोथायरॉयडिज्म की, जो कि 3 से 6 महीने तक हो सकता है। TSH level begin to decrease after starting replacement therapy. TSH remains elevated some time after T4 level return to the normal. Generally, TSH level return to the normal after minimum 6 to 8 weeks and to fall over 6 to 12 months as mentioned in figure 47.6. जैसा कि हम यहाँ figure 47.6 में देख चुके हैं कि किस तरीके से हमें कितने हफ्ते में 6 to 8 weeks और फिर 6 to 12 months में बिल्कुल नॉर्मल पे पहुंच जाता है। अच्छा, लायोथायरोनिन प्रिपरेशन, यानी जो अनदर प्रिपरेशन है दिस वन, लायोथायरोनिन इज L आइसोमर ऑफ T3। ठीक है, ये T3 का लीवो आइसोमर है। इसकी जो एवरेज मेंटेनेंस डोज है दैट इज 25 to 75 माइक्रोग्राम पर डे। लायोथायरोनिन इज जनरली नॉट रिकमेंडेड फॉर ट्रीटिंग हाइपोथायरॉयडिज्म। However, it may be useful in treating patient with persistent clinical symptoms on levothyroxine। तो यानी उसमें हम दे सकते हैं इन पेशेंट्स में जिनको लीवोथायरॉक्सिन दे रहे हैं लेकिन सिम्टम्स अभी भी मौजूद हैं। असेसमेंट ऑफ दिस थेरेपी रिक्वायर मेजरमेंट ऑफ सीरम T3 एंड TSH सिंस लायोथायरोनिन विल नॉट अफेक्ट द सीरम T4, क्योंकि इसमें T4 होता ही नहीं है, लिहाजा पहले T3 और TSH लेवल चेक कर लें बिफोर स्टार्टिंग दिस थेरेपी। अच्छा, अब हम आते हैं प्रीकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट क्या है इस ट्रीटमेंट के। एडल्ट पेशेंट विद ए हिस्ट्री ऑफ कार्डिक डिजीज एंड एल्डरली पेशेंट शुड बिगिन थेरेपी विद लोअर डोजेज विच इज़ 25 माइक्रोग्राम पर डे ऑफ लीवोथायरॉक्सिन। वजह यही है कि क्योंकि ये पेल्पिटेशन कॉज करती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कार्डिक डिजीज़ है, एल्डरली पेशेंट है, वो पेल्पिटेशन में जाए, कार्डिक एरिथमिया में जाए और उससे उसकी डेथ हो जाए। इसलिए पहले आपने क्या करना है कि इस पेशेंट को कंपेयर टू अदर इंडिविजुअल लोअर डोज में स्टार्ट करना है। आफ्टर 2 to 4 weeks द डोज शुड बी इंक्रीज ग्रेजुअली 12.5 to 25 माइक्रोग्राम टू एन इंडिविजुअली एडजस्टेड मेंटेनेंस डोज बट यूजुअली लेस दैन 100 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, फिर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता 2 से 4 हफ्ते के बाद बढ़ाते चले जाएँ। 12.5 मिलीग्राम बढ़ाएँ से लेकर 25 मिलीग्राम तक बढ़ा सकते हैं। फिर उसको मॉनिटर करते रहें और जिस पर वो पेशेंट सेट हो जाए वहाँ पे जाके रोक दें, लेकिन किसी भी सूरत में 100 से ऊपर डोज नहीं जानी चाहिए। पेशेंट शुड बी ऑब्जर्व्ड ऑन इनिशिएशन ऑफ थेरेपी फॉर पॉसिबल कार्डिक कॉम्प्लिकेशन सच एज एंजाइना, पेल्पिटेशन एंड एरिथमियास। ठीक है, क्योंकि इससे ये पॉसिबल हो सकता है कि पेशेंट जब हार्ट बीट बढ़ेगी तो एंजाइना में भी जा सकता है, पेल्पिटेशन और कार्डिक एरिथमिया जिस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। सीरम थायराइड लेवल शुड बी मॉनिटर्ड पर्टिकुलरली T4, TSH और T3 अपटेक लेवल एंड FTI यानी फ्री थायरॉक्सिन इंडेक्स। सीरम थायरॉक्सिन टेस्ट में remain elevated during the first few months of treatment even with the presence of clinical symptoms। ये बात याद रखें कि शुरू में जो होगा ये सिम्टम्स जो होंगी और ये हार्मोन्स जो बढ़े हुए थे वो बढ़े रहेंगे, सिम्टम्स भी मौजूद रहेंगे। सीरम थायरॉक्सिन टेस्ट डू नॉट प्रिडिक्ट द क्लिनिकल स्टेट, टेस्टिंग इज अननेसेसरी अनलेस नॉन कंप्लाइंस इज सस्पेक्टेड। अच्छा, सीरम थायरॉक्सिन टेस्ट इज जो है वो डू नॉट प्रिडिक्ट द क्लिनिकल स्टेट, क्लिनिकल स्टेट जो पेशेंट की है वो नहीं बताएगा थायरॉक्सिन के लेवल की बेस पे। और टेस्टिंग इज़ अननेसेसरी वैन आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पेशेंट जो है वो
ड्रग के सिलसिले में नॉन कंप्लाइंट है, यानी पाबंदी से दवा नहीं ले रहा। इट इज़ रिकमेंडेड टू मॉनिटर द सेंसिटिव TSH assay टेस्ट 2 to 6 months आफ्टर द लास्ट डोज चेंज, यानी हर 2 से 6 महीने के बाद TSH ऐसे करें। However, this test continue to change for up to 1 year, और फिर वो ये कि अगर बाकी every 2 to 6 months में ये सब ठीक है तो फिर आपने साल भर के बाद TSH टेस्ट करना है। टेस्टिंग अर्ली में रिजल्ट इन ओवर ट्रीटमेंट, लिहाजा बार बहुत जल्दी ना करें। रेफर फिगर 47.6 फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट ऑन लीवोथायरॉक्सिन थेरेपी। इसको फिगर 47.6 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लीवोथायरॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म थेरेपी कैन इंड्यूस थायरोटॉक्सिकोसिस। ये क्या है? T4 लेवल कैन राइज इवन द डोजेज रिमेन अनचेंज, सो मॉनिटर फॉर क्लिनिकल साइंस ऑफ थायराइड डिजीज़। लिहाजा थायरोटॉक्सिकोसिस में पेशेंट नहीं जाना चाहिए, यानी थायराइड हार्मोन की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, तो वो भी जो है वो टॉक्सिक रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसलिए इसको पेशेंट को मॉनिटर, क्लिनिकल साइंस ऑफ थायराइड डिजीज़ शुड बी मॉनिटर। इसके अलावा एक्सेलरेटेड बोन लॉस हैज़ बीन एसोसिएटेड विद ओवर ट्रीटमेंट। ये भी याद रखें कि जो ओवर ट्रीटमेंट से बोन लॉस जो है वो तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। पेशेंट रिसीविंग रिप्लेसमेंट थेरेपी विद लो TSH वैल्यूज़ में हैव लोअर बोन मिनरल डेंसिटी एंड excess hormone accelerate the rate of modeling. Rate of resorption is greater than rate of formation and may contribute to increase incidence of non-traumatic fracture और osteoporotic fracture. अब ओवर ट्रीटमेंट करेंगे तो बोन डीमिनरलाइजेशन ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, रीमॉडलिंग ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, यानी बोन रिजॉर्प्शन बढ़ जाएगी बोन फॉर्मेशन के मुकाबले में, यानी कैल्शियम डिपोजिशन बोन में कम होनी शुरू हो जाएगी, तो जिसकी वजह से बोन वीक हो जाएंगी एंड दे आर इजी टू हैव फ्रैक्चर। तो इसलिए जो है वो इस सिचुएशन से बचना चाहिए। ड्रग इंटरेक्शंस क्या हैं? कोलेस्टाइरामीन, कोलेस्टिपॉल, दे आर बाइल एसिड सीक्वेस्टेंट्स, कैन कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज द थायरॉक्सिन बायोअवेलेबिलिटी when administered concomitantly, लिहाजा इनको शायद ना दें। Bile acid sequestrant should be administered at least 6 hours after oral thyroxine, यानी थायरॉक्सिन दे दी तो उसके 6 घंटे के बाद दें आप बाइल एसिड सीक्वेस्टेंस यानी कोलेस्टाइरामीन या कोलेस्टिपॉल देना है तो 6 घंटे के बाद, टू रिड्यूस द पोटेंशियल फॉर दिस क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ड्रग इंटरैक्शन। Calcium carbonate can reduce the thyroxine bioavailability by adsorption in an acid environment. So again, these should be administered separately to avoid interaction. Estrogen and selective estrogen receptor modulator like tamoxifen and raloxifene may contribute to lower level of free T4 and elevated TSH level and requiring an increase in levothyroxine dose. ठीक है, तो ये क्योंकि ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी या सर्म जो है सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, टैमोक्सिफेन विच इज़ यूज इन ब्रेस्ट कैंसर, रेलॉक्सिफेन विच इज़ यूज फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, अगर ये पेशेंट ले रहा है तो उसमें क्या होगा कि ये लोअर करेगा फ्री T4 लेवल और बढ़ाएगा TSH लेवल, लिहाजा उस सूरत में फिर थायरॉक्सिन की डोज आपको बढ़ानी पड़ेगी। रेलॉक्सिफेन अगेन यही एविस्टा रेलॉक्सिफेन जो कि ऑस्टियोपोरोसिस में यूज़ होती है, has shown to cause malabsorption of levothyroxine when co-administered, resulting in hypothyroidism. ठीक है, जब लीवोथायरॉक्सिन के साथ ये दोनों दी जाती हैं, रेलॉक्सिन एंड लीवोथायरॉक्सिन, तो उसके नतीजा ये निकलता है कि ये लीवोथायरॉक्सिन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, मेल एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन स्टडीज डेमोस्ट्रेटेड दैट सेपरेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन टाइम बाय अराउंड 12 आवर्स फॉर द टू मेडिकेशन प्रिवेंट दिस इंटरेक्शन, यानी अगर दोनों ड्रग ले रहा है पेशेंट, रेलॉक्सिफेन भी और लीवोथायरॉक्सिन भी, दोनों के दरमियान जो गैप होना चाहिए वो तकरीबन 12 घंटे का होना चाहिए, यानी टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड हैव ए डिफरेंस ऑफ टाइम ऑफ अराउंड 12 आवर्स। Ciprofloxacin, which is an antibiotic, has been reported to interact with levothyroxine when given together, resulting in elevated and reduced FT3 and FT4 level, यानी TSH बढ़ने लगता है फिर सिप्रोफ्लॉक्सिन और लीवोथायरॉक्सिन साथ ले रहे हो तो, और फ्री T4 और फ्री T3 कम होने लगता है। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग सेपरेटली विथ 6 आवर इंटरवल रिजल्टेड इन रैपिड नॉर्मलाइजेशन ऑफ थायराइड फंक्शन टेस्ट। तो जब हमने ये देखा कि 6 घंटे का गैप दिया
लिवोथायरॉक्सिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन में, तो फिर ये जो था प्रॉब्लम जो आ रहे थे TSH, फ्री T3 और फ्री T4 के, FT4 FT3 के, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गए. नाउ FDA ब्लैक बॉक्स वार्निंग. डू नॉट यूज थायराइड हार्मोन इंक्लूडिंग लिवोथायरॉक्सिन आइदर अलोन और विद अदर थेरेप्यूटिक एजेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी एंड वेट लॉस. ठीक है, तो ये ब्लैक बॉक्स वार्निंग है, यानी इस पे जो है बिकॉज इट इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड कि ओबेसिटी या वेट लॉस के लिए थायराइड हार्मोन को यूज़ ना किया जाए. दे आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर इनइफेक्टिव फॉर वेट रिडक्शन इन यूथायरॉइड पेशेंट, यानी जिनका थायराइड फंक्शन नॉर्मल है, एंड मे प्रोड्यूस सीरियस और इवन लाइफ थ्रेटनिंग मैनिफेस्टेशन ऑफ टॉक्सिसिटी, particularly when given in association with sympathomimetic amines as those used for anorectic effects. यानी sympathomimetic amine अगर वो ले रहे हैं भूख ना लग, यानी इस मकसद के लिए कि जो है वो भूख ना लगे, तो फिर जो है वो ख़ास तौर से और ज़्यादा सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटीज़ हो सकती है. अच्छा जनाब, अप्रॉक्सीमेट ओरल डोज इक्विवेलेंसी. लिवोथायरॉक्सिन 100 माइक्रोग्राम is equal to liothyronine 25 microgram, and this is also equal to thyrolar 1 grain and desiccated thyroid 1 grain. ठीक है, तो ये इसकी equivalent doses है. Now the next is the myxedema coma. Myxedema coma is defined as severe hypothyroidism leading to decreased mental status, hypothermia, यानी बॉडी टेम्परेचर कम हो गया, एंड अदर सिम्टम्स रिलेटेड टू स्लोइंग द फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑर्गन. बॉडी के फंक्शंस भी होंगे वो स्लो डाउन हो जाएंगे. इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन विद हाई मॉर्टेलिटी रेट. ये जो मिक्सीडीमा कॉमा है ये लाइफ थ्रेटनिंग है और इसका मॉर्टेलिटी रेट हाई है. इट इज़ मोस्ट कॉमन इन एल्डरली पेशेंट विद प्री एग्जिस्टिंग ऑल्दो यूजुअली अनडायग्नोज हाइपोथायराइडिज्म. ठीक है, ये देखा गया है कि मिक्सीडीमा कोमा आमतौर पे उन एल्डरली पेशेंट्स में देखा गया है जो कि ओल्ड एज में होते हैं और जिनको पहले से हाइपोथायराइडिज्म था लेकिन वो अनडायग्नोज था. प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स कौन से हैं मिक्सीडीमा कोमा के? इंक्लूडिंग अल्कोहल, सेडेटिव, हिप्नोटिक, नार्कोटिक यूज़, ओवर यूज़ ऑफ एंटी थायराइड एजेंट्स, एब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन ऑफ थायराइड हार्मोन थेरेपी, इन्फेक्शन, एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर, आइट्रोजेनिक इंसल्ट ओइंग टू रेडिएशन थेरेपी ऑफ थायराइड और थायराइड सर्जरी, यानी कोई ऐसी जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो था वो थायराइड ग्लैंड पे जो है उसने डैमेज किया, या रेडिएशन ने थायराइड ग्लैंड को डैमेज किया, या थायराइड सर्जरी के बाद जो है पेशेंट मिक्सीडीमा कोमा में चला गया. द पेशेंट यूजुअली डिक्लाइन फ्रॉम प्रोफाउंड लेथार्जी टू कोमा. ठीक है, पेशेंट कैसे डिक्लाइन करेगा? पहले शदीद वीकनेस होगी, फिर कोमा में जाएगा. हाइपोथर्मिया, बॉडी के टेम्परेचर कम हो गया, एंड सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट एंड पोटेंशियली लीडिंग टू रेस्पिरेटरी फेलियर एज द क्राइसिस प्रोग्रेसेस. जैसे जैसे क्राइसिस बढ़ता चला जाएगा रेस्पिरेटरी फेलियर में पेशेंट चला जाएगा. हाइपोमेटाबॉलिज्म प्रोड्यूसेस ए फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, क्योंकि लाजिम बात है कि ये मेटाबॉलिक हार्मोन है, तो जब ये कम होगा तो हाइपोमेटाबॉलिज्म होगा, जिसकी वजह से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा एंड लीड्स टू फ्लूइड रिटेंशन एंड हाइपोनेट्रीमिया. Cardiac effects include decreased heart rate, decreased heart contractility and decreased cardiac output. Treatment इसका क्या है मिक्सीडीमा कोमा का? Consist of rapid restoration of T3 and T4 level to the normal. A loading dose of levothyroxine 300 to 500 microgram given as an intravenous bolus dose followed by daily dose of 1.6 microgram per kg thereafter. ठीक है, बोलस डोज ये दे दी 300 से 500 माइक्रोग्राम और फिर डेली जो है 1.6 माइक्रोग्राम जो है वो पर केजी देयर आफ्टर देनी पड़ेगी. लायोथायरोनिन मे बी गिवन साइमल्टेनियसली एज ए डोज ऑफ 5 to 20 माइक्रोग्राम फॉलोड बाय 2.5 to 10 माइक्रोग्राम ओरली एवरी 8 आवर. ट्रीटमेंट इज कंटिन्यूड अंटिल इम्प्रूवमेंट इज नोटेड. द लायोथायरोनिन इज डिसकंटिन्यूड जब ये पेशेंट इम्प्रूव हो जाए. द लिवोथायरोक्सिन इज चेंज टू द ओरल प्रिपरेशन. फिर लिवोथायरोक्सिन IV से ओरल पे ले जाइए एंड मेंटेनेंस डोज इज डिटरमिन्ड ग्रेजुअली कि कितनी मेंटेनेंस डोज पर उसको रखना पड़ेगा. तो फिर लिवोथायरोक्सिन पे पेशेंट चलेगा.
नाउ नेक्स्ट इज द, ये हाइपोथायराइडिज्म हमने कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट इज द हाइपरथायराइडिज्म, मीन्स के थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिक्रीट हो रहा है. सो इट इज़ ओवर अपेंडेंस ऑफ थायराइड हार्मोन. थायरोटॉक्सिकोसिस इज जनरल टर्म एम्प्लॉयड फॉर ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड. तो इसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं जब थायराइड हार्मोन ओवर सिक्रीट होता है. इसकी जो क्लासिफिकेशन है, जो टाइप्स हैं, द फर्स्ट इज़ द ग्रेव्स डिजीज़ और डिफ्यूज टॉक्सिक ग्वाइटर. This is the most common form of hyperthyroidism. Graves' disease occur primarily but not exclusively in young women. ठीक है, यंग women में ज़्यादा देखा गया है. The basis for this disease is autoimmune disorder. ये autoimmune disorder है in which antibodies bind to and activate TSH receptor. यानी ऐसी antibodies बन जाती हैं जो TSH रिसेप्टर से बाइंड होती हैं और TSH की रिलीज़ को ज़्यादा कर देती हैं, जिसके नतीजे में TSH ज़्यादा रिलीज़ होता है और TSH जो होता है वो बाइंड टू एंड एक्टिवेट TSH रिसेप्टर, रिजल्टिंग इन ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन. ये जो एंटीबॉडीज़ हैं TSH RAB आर टर्म्स लोडिंग लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर बिकॉज देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एक्सटेंड्स बियॉन्ड द TSH. यानी इसका जो एंटीबॉडीज़ जो हैं इनका जो रिस्पॉन्स है वो TSH से भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता है, यानी बहुत देर से ये मेटाबोलाइज होती है. सो एज TSH इज़ ओनली मिमिक्ड नॉट ओवर अबेंडेंट. TSH अपनी जगह नॉर्मल होगा, लेकिन ये TSH लाइक एंटीबॉडीज़ बन गई हैं तो फिर ये TSH वाला काम कर रहे हैं. सो TSH इज़ ओनली मिमिक्ड बट नॉट ओवर अबेंडेंट. यानी जो एक्चुअल बॉडी का TSH है वो मिमिक ज़रूर हुआ है लेकिन ओवर अबेंडेंट नहीं है. So neither testing for TSH nor attempt to influence it is productive. यानी TSH को आप मैनिपुलेट करें, बढ़ाएं, कम करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. एंटीबॉडी टाइटर ऑफन आर एलिवेटेड इन द पेशेंट्स विद ग्रेव्स डिजीज़. एंटीबॉडी टाइटर कराएंगे तो वो ज़रूर ग्रेव्स डिजीज़ में बढ़े हुए होंगे, जो ये क्लियर इंडिकेशन होगी कि एंटीबॉडीज़ बन गई हैं विच आर वर्किंग लाइक TSH. साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे ग्रेव्स डिजीज़ के? डिफ्यूज़ एनलार्ज नॉन टेंडर ग्वाइटर, गले में जो होगा वो एनलार्जमेंट होगी, ग्वाइटर होगा. नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, एनजाइटी एंड इंसोम्निया. हीट इंटॉलरेंस एंड प्रोफ्यूज स्वेटिंग, गर्मी से बहुत ही इंटॉलरेंस होगी, स्वेटिंग बहुत होगी. वेट लॉस डिस्पाइट इंक्रीज एपिटाइट. ठीक है. ट्रेमर एंड मसल वीकनेस, पैल्पिटेशन एंड टेकिकार्डिया एंड एक्सेप्थेल्मोस यानी आंखें बाहर की तरफ आ जाएंगी. स्टेयर एंड लिट लेग्स यानी मीन स्लो अपर लिट क्लोजिंग. डायरिया होगा और थ्रिल और ब्रूड ओवर द थायराइड यानी ये कि उभार होगा थायराइड ग्लैंड के ऊपर. एंड पेरी ऑर्बिटल एडिमा, आँखों के गिर्द जो होगा वो एडिमा यानी स्वेलिंग सी होगी और वाटर एक्यूमुलेशन होगी. एक तो ये हो गई ग्रेव्स डिजीज. सेकेंड इज द प्लूमर्स डिजीज विच इज़ कॉल्ड टॉक्सिक नोडुलर ग्वाइटर. This form of thyrotoxicosis is less common than Graves' disease. Its underlying cause is unknown, but incidence is highest in patient above 50 years of age. अच्छा, तो ये जो है वो इसकी अंडरलाइंग कॉज मालूम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है पेशेंट अबव 50 years of age में. एंड इट अराइजेज यूजुअली फ्रॉम द लॉन्ग स्टैंडिंग नॉन टॉक्सिक ग्वाइटर. नॉन टॉक्सिक ग्वाइटर से आमतौर पे इसको देखा गया है कि ये स्टार्ट होता है. द थायरोटॉक्सिकोसिस इज रिजल्ट ऑफ वन और मोर ऑफ द एडिनोमेटस नोड्यूल्स ऑटोनॉमसली सिक्रीटिंग एक्सेसिव थायराइड हार्मोन. यानी इसमें क्या है, जो एडिनोमेटस नोड्यूल्स हैं वो एक्सेसिव थायराइड हार्मोन रिलीज़ करेंगे विच सप्रेसेस द रेस्ट ऑफ द ग्लैंड. स्कैनिंग कन्फर्म द डायग्नोसिस ऑफ, जब स्कैनिंग करेंगे तो उससे कन्फर्म हो जाएगा डायग्नोसिस and indicate that the activity and iodine uptake are confined to the nodular mass unless TSH is introduced. ठीक है, तो ये जो होगा वो indicate का scanning confirms the diagnosis if it is indicates that activity and iodine uptake are confined. iodine uptake बहुत ज़्यादा है और nodular mass भी बढ़ा हुआ है. ठीक है, TSH से कोई इसका ताल्लुक नहीं है. Sign and symptoms are essentially the same as in the Graves' disease except that one or more nodular mass are found. Nodules होंगे वो nodular masses भी वहाँ पर गले में बढ़े हुए होंगे. Rather than diffuse glandular enlargement, the ophthalmology is usually absent. यानी यही एक्सेप्थेल्मोस जो था, पेरी ऑर्बिटल एडिमा, ये यहाँ पे नहीं होगा.
Cardiac abnormalities, for example, congestive heart failure, tachyarrhythmia are commonly seen with Plummer's disease, यानी cardiac complications इसमें हो सकती है। इसके अलावा less common form of hyperthyroidism. Jod-Wesdow phenomena is an overproduction of thyroid hormone following a sudden large increase in iodine ingestion, यानी आयोडीन की क्वांटिटी या इंजेक्शन बढ़ जाने की वजह से ये एकदम जो था थायराइड प्रोडक्शन ओवर हो गई। अच्छा, थ्रू आइदर ए सडन रिवर्सल ऑफ एन आयोडीन डेफिशिएंट डाइट और द इंट्रोडक्शन ऑफ आयोडाइड और आयोडीन इन कंट्रास्ट एजेंट लाइक ड्रग्स एंटी एरिथमिक लाइक एम्योडेरॉन। ठीक है, या तो ऐसा हुआ कि पहले काफ़ी अरसे तक डाइट ले रहे थे, आयोडीन डेफिशिएंट थी, और फिर आयोडीन रिच डाइट ली तो एकदम आयोडीन बढ़ गया बॉडी में, जिसकी वजह से जॉड-वेस्डो फिनोमेना हो गया। या फिर क्या हुआ कि ऐसी ड्रग्स दी गई जिनमें आयोडीन कंटेंट थे, लाइक फॉर एग्जांपल एम्योडेरॉन, जिसमें आयोडीन मौजूद होता है, तो उसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन थायराइड हार्मोन की शुरू हो गई। नेक्स्ट इज द फैक्टिशियस हाइपरथायरॉयडिज्म अकर विद एब्यूसिव इंजेक्शन ऑफ थायराइड रिप्लेसमेंट एजेंट। ठीक है, एब्यूसिव इंजेक्शन ऑफ थायराइड रिप्लेसमेंट एजेंट यूजुअली इन मिसगाइडेड एफर्ट टू लूज वेट। इसी वजह से इसकी ब्लैक बॉक्स वार्निंग है। डायग्नोसिस इज एडेड बाय द एब्सेंस ऑफ ग्लैंडुलर स्वेलिंग, यानी ग्लैंड नॉर्मल होगा, एंड द एक्सेप्थलमॉस एंड लैक ऑफ ऑटो इम्यून एक्टिविटी फाउंड इन द ग्रेव्स डिजीज। ना तो ग्लैंडुलर स्वेलिंग होगी, ना आई जो होंगी वो बाहर को आई होंगी एक्सेप्थलमॉस, एंड ना ही ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होगा। तो ये जो होगा फैक्टिशियस हाइपरथायरॉयडिज्म है। इसके बाद इस सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म रेफर टू द पेशेंट विदाउट क्लिनिकल सिम्टम्स। इसमें क्लिनिकल सिम्टम्स की नहीं होंगी। नॉर्मल फ्री T4 एंड फ्री T3 एंड TSH लेवल बिलो द नॉर्मल लेवल, यूजुअली लेस देन 0.4 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। Currently there is insufficient evidence to support treatment because consequences of non-treatment are minimal. इसका जो ट्रीटमेंट है उसके एविडेंस सपोर्टिव नहीं है, यानी सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म को ये कहा जाता है कि इसकी किसी किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स क्या होंगी हाइपरथायरॉयडिज्म की? वी कैन सी इन टेबल 47.1. नाउ हियर इट इज़ वी आर ऑन टेबल 47.1. वी आर डिस्कसिंग हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें RT3 अपटेक इंक्रीज होगा मोर देन 45%, सीरम टोटल T4 इंक्रीज मोर देन 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, सीरम टोटल T3 इंक्रीज मोर देन 180 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, और फ्री थायरॉक्सिन इंडेक्स इंक्रीज लेस देन 10.5, सीरम थायरोट्रोपिन और TSH लेस देन 0.5 माइक्रो यूनिट पर ml. नाउ थेरेप्यूटिक्स और ट्रीटमेंट गोल्स क्या है हाइपरथायरॉयडिज्म के? सिम्टोमेटिक रिलीफ इज़ प्रोवाइडेड अनलेस डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कैन बी इफेक्टेड। शुरू में तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, यानी ओवर पैल्पिटेशन है तो पैल्पिटेशन को कंट्रोल करें, लाइक प्रोप्रेनोलॉल दे दें, और फिर उसके बाद ग्रेजुअली जब कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस हो जाए हाइपरथायरॉयडिज्म का, तो फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। आपके पास चॉइसेस क्या हैं? एंटी थायराइड एजेंट्स, थायोमाइड्स विच आर PTU एंड मेथिमेजॉल। PTU क्या है? प्रोपाइल थायोयूरेसिल. These agents may help attain remission through direct interference with the thyroid hormone synthesis. क्या करती हैं कि ये प्रिपरेशन जो है वो रिमिशन करती हैं, यानी नॉर्मलाइज करती हैं थायराइड प्रोडक्शन को, और डायरेक्टली थायराइड प्रोडक्शन यानी सिंथेसिस को स्टॉप करती हैं। बोथ एजेंट्स इनहिबिट आयोडाइड ऑक्सीडेशन एंड आयोडोथायरोसिल कपलिंग, and in addition PTU but not methimazole diminish the peripheral deionization of T4 to T3. और इसके अलावा ना सिर्फ ये कि ये आयोडीन कंटेंट आयोडाइड ऑक्सीडेशन और कपलिंग ऑफ आयोडीन इन टायरोसिन को इनहिबिट करती हैं, बल्कि पेरिफेरल साइड पर PTU जो है वो कन्वर्जन ऑफ जो है T4 to T3 उसको भी इनहिबिट करती है। थेरेप्यूटिक यूजेस इनके क्या हैं? ड्रग इंक्लूड डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इन विच रिमिशन इज अचीव, एडजंक्टिव ट्रीटमेंट और थेरेपी विद रेडियो एक्टिव आयोडीन अंटिल द रेडिएशन टेक्स इफेक्ट। ठीक है, तो एडजंक्टिव ट्रीटमेंट भी देते हैं। एंड प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन ए यूथायरॉयड स्टेट अंटिल डेफिनेटिव सर्जरी कैन बी परफॉर्म। यानी एक तो ये है कि आपने सिर्फ ये ट्रीटमेंट दिया जिससे थायराइड जो हार्मोन रिलीज जो है नॉर्मलाइज हो गई। दूसरा ये कि आपने रेडिएशन करनी है, लेकिन रेडिएशन से पहले आपने के साथ साथ एडजंक्टिव ट्रीटमेंट ये भी चलाना है।
या आपने थायराइड फॉर एग्जांपल सर्जरी करनी है यानी पार्शियल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड करना है, तो उसमें ये होगा कि पहले ये ट्रीटमेंट देंगे, थायराइड प्रिपरेशन जब ज़रा नॉर्मलाइज हो जाएगी फिर सर्जरी करके पार्ट ऑफ ग्लैंड थायराइड ग्लैंड रिमूव करेंगे। डोजेजेस क्या है प्रोपाइल थायोयूरेसिल की? फॉर एडल्ट द इनिशियल डोज इज 300 to 450 milligram per day in 3 divided doses, that is 100 to 150 milligram every 8 hours. Adult patient with severe disease may require as much as 600 to 900 milligram per day initially, ठीक है। तो सीवियर केस में 600 to 900 milligram per day. The initial dose is continued for about 2 months and a maintenance dose of 100 to 150 milligram per day is given as a single dose or divided into 2 doses. तो initial dose क्या है? For about 2 months. Initial dose is continued for about 2 months, यानी ये डोज जो है 2 महीने चलेगी। फिर मेंटेनेंस डोज चलेगी 100 to 150 milligram per day given as a single dose or divided into 2 doses. अच्छा, दोनों तरह से दे सकते हैं, सिंगल डोज भी और डिवाइड करके भी डोज को पर डे। मेंटेनेंस थेरेपी इज कंटिन्यूड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 year, 1 साल तक मेंटेनेंस थेरेपी चलेगी। देन ग्रेजुअली डिसकंटिन्यू ओवर 1 to 2 months while the patient is monitored for the signs of recurrent hypothyroidism. तो जब आप इसको ग्रेजुअली कम करना शुरू करें डिसकंटिन्यू, लेकिन पेशेंट को मॉनिटर करते रहें कहीं दोबारा हाइपरथायरॉयडिज्म की सिम्टम तो नहीं आ रही। द पेशेंट मे रिमेन इन रिमिशन फॉर सेवरल ईयर्स, कई साल तक पेशेंट ठीक रहेगा। ए रिकरेंट एपिसोड ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इज मोस्ट लाइकली टू अकर विदिन 3 to 6 months ऑफ ड्रग डिसकंटिन्यूएशन। इस चीज़ का गालिब इम्कान है, हाई पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट 3 से 6 महीने के बाद दोबारा हाइपरथायरॉयडिज्म में आ जाए, तो डेफिनेटली फिर दोबारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। इफ़ हाइपरथायरॉयडिज्म रीअकर आफ्टर ड्रग थेरेपी इज स्टॉप, द एजेंट शुड बी रीस्टार्टेड, जैसा मैंने बताया। एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी शुड बी कंसिडर्ड, फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड एब्लेशन और रिमूवल, ठीक है, या तो पार्शियल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड या कंप्लीट रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट को देखें। FDA ब्लैक बॉक्स वार्निंग क्या है? सीवियर लिवर इंजरी एंड एक्यूट लिवर फेलियर एंड सम केसेस आर फेटल हैव बीन रिपोर्टेड इन पेशेंट्स ट्रीटेड विद प्रोपाइल थायोयूरेसिल, ठीक है। तो जो प्रोपाइल थायोयूरेसिल दी जाती है उससे जो है वो ये देखा गया है कि एक्यूट लिवर फेलियर, लिवर इंजरी, फेटेलिटी भी रिपोर्टेड हुई हैं विद PTU। ए मेडिकेशन गाइड मस्ट बी डिस्पेंस विद दिस प्रोडक्ट ताकि पेशेंट को भी मालूम हो। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रग है दैट इज़ मेथिमिजोल। मेथिमिजोल क्या है? द इनिशियल डोज इज 15 to 60 milligram per day in 3 divided doses and depending on the disease severity. After 2 months therapy, a maintenance dose of 5 to 30 milligram per day is initiated. फिर उसके बाद 5 to 30 milligram per day मेंटेनेंस के तौर पे चलेगी। Again, maintenance therapy is continued for approximately 1 year, at which time the drug is gradually discontinued, usually over 1 to 2 months. वही 1 से 2 महीने के बाद में ग्रेजुअली इसको डिसकंटिन्यू करेंगे टेपर करके। MMI यानी मेथिमिजोल इज़ जनरली प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मोर रैपिड एफिकेसी एंड लोअर इंसिडेंसेस ऑफ साइड इफेक्ट एज कम्पेयर टू PTU. However, PTU may be the treatment of choice when therapy is indicated during or just prior to the first trimester of pregnancy due to risk of fetal abnormalities with MMI. तो अब प्रेगनेंसी अगर हो या इस तरह की कोई सिचुएशन हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो वहाँ पे फिर MMI के बजाय यानी मेथिमिजोल के बजाय PTU दी जाती है, क्योंकि PTU इज़ कंपेरेटिवली सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि जो MMI है यानी मेथिमिजोल है उसकी फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ का डेटा रिपोर्टेड है। MMI में बी रिज्यूम ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर से हाँ उसको दोबारा स्टार्ट किया जा सकता है। इनकी प्रिकॉशंस एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट्स क्या हैं? सीरम थायराइड लेवल यानी जब आप PTU या MMI दे रहे हैं, सीरम थायराइड लेवल एंड FTI शुड बी मॉनिटर्ड फॉर रिटर्न टू द नॉर्मल, यानी FTI और थायराइड लेवल को चेक करते रहें। एंड एलिवेटेड T3 में इंडिकेट इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट, अगर T3 लेवल हाई आ रहा है तो इसका मतलब है इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट है, डोज बढ़ाने की ज़रूरत है। वेयर एज एन एलिवेटेड TSH में इंडिकेट एक्सेसिव एंटी थायराइड ट्रीटमेंट, अगर TSH बढ़ा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है डोज कम करने की ज़रूरत है, आप ओवर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ग्वाइटर साइज शुड डिक्रीज विथ रिड्यूस हार्मोन आउटपुट, जैसे जैसे
हार्मोन आउटपुट कम होगा, ग्वाइटर साइज रिड्यूस होना चाहिए, तो उसको भी मॉनिटर करते हैं। द एडवर्स इफेक्ट्स आर सिमिलर फॉर द टू एजेंट्स। तो आमतौर पे दोनों जो मेथिमिजॉल और प्रोपाइल थायोरेसिल है, दोनों के एडवर्स इफेक्ट सेम है। द मोस्ट बॉदरसम ऑफ द डर्मेटोलॉजिक रिएक्शंस आर रैश, जो स्किन रिएक्शन है क्या क्या है, रैश, अर्टिकेरिया, प्रोराइटस, हेयर लॉस, स्किन पिगमेंटेशन। अदर इंक्लूड, इसके अलावा हेडेक, ड्राउजीनेस, पैरास्थीसियाज, नोजिया, वोमिटिंग, वर्टाइगो, लॉस ऑफ टेस्ट, आर्थ्रेल्जिया, माइल्जिया, पैरास्थीसिया यानी पार्शल लॉस ऑफ सेंसेशन, इसके अलावा वर्टिगो यानी चक्कर आना, न्यूराइटस, इन्फ्लेमेशन द न्यूरॉन्स, लॉस ऑफ टेस्ट, आर्थ्रेल्जिया जॉइंट पेन, माइल्जिया मसल पेन। इसके अलावा सीवियर एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, ग्रेन्युलोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी ब्लड पिक्चर डिस्टर्ब होगी, ड्रग फीवर, ड्रग की वजह से फीवर, हेपेटाइटिस, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया अकर लेस फ्रीक्वेंटली। पेशेंट रिसीविंग मेथिमिजॉल हु आर अबव 40 years old and are receiving doses above 40 milligram per day are at increased risk of developing agranulocytosis। लिहाजा पेशेंट जो अबव 40 years old हैं और डोज ले रहे हैं अबव 40 मिलीग्राम पर डे, उनके आप के ब्लड पिक्चर टाइम टू टाइम चेक करते रहें। पेशेंट रिसीविंग PTU who are above 40 years old are at increased risk of developing agranulocytosis, but no dose association has been established। PTO में भी यही है कि above 40 years में जो भी आप PTU की डोज दे रहे हैं उसमें agranulocytosis हो सकता है, लिहाजा आप पेशेंट की CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते रहें। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रीटमेंट है रेडियो एक्टिव आयोडीन का। रेडियो एक्टिव आयोडीन एक्शन क्या है, the thyroid gland pick up the radioactive iodine 131 and it would regular iodine, यानी जैसे रेगुलर आयोडीन अपटेक होता है। The radioactivity subsequently destroys some of the cells that would otherwise concentrate iodine and produce T4, thus decrease the thyroid hormone production। अब ये रेडियो एक्टिविटी जब वहाँ से आयोडीन से रिलीज होगी तो ये थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करेगी, जिसकी वजह से जो ओवर प्रोडक्शन हो रही थी वो कम हो जाएगी। एडवांटेज क्या है इसके, हाई क्योर रेट ऑलमोस्ट 100% फॉर पेशेंट विद ग्रेव डिजीज एंड ओनली स्लाइटली लेस विद पेशेंट विद ग्लोमर्स डिजीज। अवॉइड सर्जिकल रिस्क, एक और एडवांटेज है, सर्जरी से बच सकते हैं, सच एज एडवर्स रिएक्शंस टू एनेस्थेटिक्स, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, नर्व पैल्सी, ब्लीडिंग एंड हॉर्सनेस यानी नर्व पैरालिसिस, ब्लीडिंग या हॉर्सनेस, तो सर्जरी में ये सब रिस्क होते हैं, उससे बचा जा सकता है। And it is less expensive and avoid cost of hospitalization, but कुछ disadvantages भी हैं। Risk of delayed hypothyroidism, ठीक है, delayed hypothyroidism, slight though undocumented risk of genetic damage, क्योंकि रेडिएशन है तो जेनेटिक डैमेज का खतरा है। Multiple doses may be required and may delay therapeutic efficacy for a long period, may be many months or a year। कभी कभी मल्टीपल डोज भी चाहिए होती हैं इसकी रेडिएशन की, जो कि फिर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट भी हो जाता है और इससे फिर बॉडी में और कॉम्प्लिकेशंस भी चलती हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट भी हो जाता है। डोज क्या है, यूजुअल डोजेज इज़ 4 to 10 मिलीक्यूरी एडमिनिस्टर्ड ओरली। टॉक्सिक नोडुलर ग्वाइटर एंड अदर स्पेशल सिचुएशंस विल रिक्वायर द यूज़ ऑफ लार्जर डोजेस। ठीक है जनाब, टॉक्सिक नोडुलर ग्वाइटर एंड अदर स्पेशल सिचुएशन विल रिक्वायर द यूज़ ऑफ लार्जर डोजेस। प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट्स क्या हैं, रेडियो आयोडीन इज़ नॉट टिपिकली यूज इन पेशेंट यंगर देन 30 years old, especially women, because effect on future offspring are not known। तो रेडियो एक्टिविटी आयोडीन इज़ नॉट टिपिकली यूज इन पेशेंट यंगर देन 30 years old। क्यों, स्पेशली वुमेन, बिकॉज इफेक्ट ऑन फ्यूचर ऑफस्प्रिंग आर नॉट नोन, लिहाजा उनको अवॉइड किया जाए। जो यंगर देन 30 years old हो उनको रेडियो आयोडीन ना दिया जाए। रिस्पॉन्स ऑफ आयोडीन 131 इज़ डिफ़िकल्ट टू गेज, यानी किसी पेशेंट में अच्छा रिस्पॉन्स आता है, किसी में वीक रिस्पॉन्स आता है। एंड पेशेंट मस्ट बी मॉनिटर्ड फॉर अर्ली रिकरेंस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म और लेटर हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी वो यही है किसी में हाइपर दोबारा रिकरेंस हो जाती है हाइपर की और किसी में बाद में चल के हाइपो में पेशेंट चला जाता है, विच में डेवलप ओवर 20 years और मोर आफ्टर द थेरेपी। और ये रिस्पॉन्स रिकरेंस ऑफ हाइपर या लेटर हाइपोथायरॉयडिज्म ये ट्रीटमेंट के आयोडीन रेडियो एक्टिव आयोडीन के ट्रीटमेंट के 20 साल के
या इससे ज़्यादा भी बाद में रिकरेंस हो सकती है। अच्छा जनाब, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स क्या हैं? प्रोप्रानोलॉल यूजुअली 20 to 40 milligram 4 times daily reduces some of the thyrotoxic manifestations like tachycardia, sweating, severe tremor, nervousness of hyperthyroidism। जो यहाँ पे था ना कि पहले सिम्टम्स आप जो है वो ट्रीट करें, जब हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, तो इसलिए हम उसको इन सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए प्रोप्रानोलॉल दे रहे हैं 20 to 40 milligram 4 times daily। In addition to providing symptomatic relief, propranolol at high doses more than 160 mg per day inhibit the peripheral conversion of T4 to T3, तो ये भी additional benefit है। Beta blockers are primarily adjunctive therapy to radioactive iodine, तो इसके साथ भी दी जाती है। इसके अलावा आपने क्या करना है, सब टोटल थायरॉयडक्टोमी। इसमें क्या करेंगे, पार्शियल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड may be indicated if that therapy fails or radioactive iodine is undesirable or contraindicated। यानी आप कब करेंगे सर्जरी, जब आपने ड्रग दे दी, फेल हो गई और रेडियो एक्टिव थेरेपी आप नहीं दे सकते। दिस इज़ ए डिफ़िकल्ट प्रोसीजर बट द सक्सेस रेट इज़ हाई एंड द क्योर इज़ रैपिड। ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है लेकिन सक्सेस रेट हाई है, क्योर भी रैपिड है। इसमें रिस्क क्या है? रिस्क इंक्लूड दोज मैंशन बिफोर विच इज़ precipitating thyroid storm and permanent पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी थायराइड स्टॉर्म भी हो सकता है दोबारा, यानी रिकरेंस भी हो सकती है, हाइपोथायरॉयडिज्म में भी पेशेंट जा सकता है। एंड द रिस्क ऑफ इंड्यूसिंग थायराइड स्टॉर्म कैन बी मिनिमाइज बाय ऑब्टेनिंग ए यो थायराइड स्टेट एंड यूज ऑफ एंटी थायराइड एजेंट एंड प्रोप्रानोलॉल। जो थायराइड स्टॉर्म है इसको आप मिनिमाइज़ करने का आपका तरीक़ाकार ये होगा कि एंटी थायराइड एजेंट लाइन, यानी इसमें आप वो ट्रीटमेंट दोबारा ड्रग का भी, यानी सर्जरी करने के बाद दोबारा ट्रीटमेंट ड्रग से भी दें, यानी प्रोपाइल थायोरिसिल और मिथिमिजोल, दोनों में से कोई एक ड्रग, या फिर प्रोप्रानोलॉल। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की? हाइपोथायरॉयडिज्म में अगर आइट्रोजेनिकली मीन्स किसी ड्रग की वजह से, किसी सब्सटेंस की वजह से, एंड इट हैज़ बीन प्रपोज एज ए नेचुरल सिक्वेलाई ऑफ ग्रेव्स डिजीज़, और फिर बाद में ये ग्रेव्स डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। थायराइड स्टॉर्म और थायरोटॉक्सिक क्राइसिस इज ए सडन एक्सरबेशन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी अचानक हाइपरथायरॉयडिज्म शुरू हो गया, कॉज बाय रैपिड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। इट इज़ इनवेरिएबली फेटल इफ़ नॉट ट्रीटेड रैपिडली, आमतौर पे ये फेटल होता है अगर फ़ौरन ट्रीट नहीं किया गया। इन दिस क्राइसिस अनचेक्ड हाइपरमेटाबॉलिज्म लीड अल्टीमेटली टू डिहाइड्रेशन, शॉक एंड डेथ, और ये क्राइसिस पेशेंट को ले जा सकता है हाइपरमेटाबॉलिज्म स्टेट, डिहाइड्रेशन, शॉक एंड डेथ। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स यही थायराइड के इशू के इंक्लूड थायराइड ट्रॉमा, सर्जरी, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, इन्फेक्शन, सीवियर इमोशनल स्ट्रेस, सडन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एंटी थायराइड थेरेपी। यानी ये आमतौर पे थायराइड स्टॉर्म क्यों आता है? ट्रॉमा या सर्जरी, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, इन्फेक्शन, सीवियर इमोशनल स्ट्रेस, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एंटी थायराइड थेरेपी। कैरेक्टराइजेशन, सीवियर हाइपरपायरेक्सिया यानी टेम्परेचर बॉडी का बढ़ेगा, टैकीकार्डिया, एजिटेशन, डेलीरियम, साइकोसिस, स्टूपर एंड देन कोमा। ट्रीटमेंट क्या है इस थायराइड स्टॉर्म का? Treatment is similar to those that of uncomplicated hyperthyroidism. However, doses are higher and given more frequently. Means वही thiamide selection. Like for example PTU. PTU यानी propyl thiouracil in a dose of 800 to 1200 milligram per day given as a 200 to 300 milligram every 4 to 6 hours may provide additional benefit over MMI as it prevents peripheral dehydration of T4 to T3. However, MMI can also be given in 20 to 25 milligram every 6 hours, has a longer duration of action. Propranolol in a dose of 60 to 80 milligram every 4 hours or 1 to 3 milligram intravenously every 4 to 6 hours and should be administered unless beta blockage is contraindicated, like for example patient with congestive heart failure. ठीक है, वरना प्रोप्रानोलॉल आपने दे दिया है। पोटेशियम आयोडाइड लिगॉल सोल्यूशन 10 ड्रॉप्स 3 times डेली, ठीक है। 5 और SSKI विच इज़ ऑल्सो आयोडीन ड्रॉप 5 ड्रॉप्स एवरी 6 hours कैन बी गिवन आफ्टर PTU टू ब्लॉक थायराइड हार्मोन रिलीज। अदर सपोर्टिव थेरेपी इंक्लूड रिहाइड्रेशन,
कूलिंग, एंटीबॉडी बायोटिक्स, रेस्ट एंड सेडेशन, यानी जैसी भी सिचुएशन हो उस हिसाब से सपोर्टिव थेरेपी दी जाएगी। तो इसके साथ हमने थायराइड का जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच।